नमस्कार दोस्तों, जे ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं, किस तरह से आप लोग इस पठन पाठन चल रहा है, और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से पठन पाठन का कार्य को परिणत दे रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अब तक सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा कर रहे थे और अब सिंधु घाटी सभ्यता को हमने अंतिम रूप दिया। आज हम एक नए चैप्टर और नए सभ्यता ही कह लीजिए, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जो संस्कृत की चर्चा हमने की थी वह संस्कृत जो है नगरी संस्कृत थी, जहाँ पर आधुनिकता से ओतप्रोत यानी आज वर्तमान में जिस प्रकार की सुख सुविधाओं का उल्लेख मिलता है उसी तरह से सुख सुविधाओं का उल्लेख खासकर सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता था। लेकिन इसके बाद जो सब संस्कृत आती है वह संस्कृत होती है वैदिक संस्कृत, अर्थात यह संस्कृत भी जो है आद्य ऐतिहासिक काल का ही अंदर आता है। यहाँ भी जो है कोई इस तरह के जो है उल्लेख नहीं मिलता है, और क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा हुआ करती थी वो मौखिक शिक्षा हुआ करती थी, कोई ऐतिहासिक उल्लेख यहाँ पर भी नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे कि वैदिक काल का जो स्वरूप है, वैदिक काल का स्थितियाँ क्या है, वैदिक काल को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है, उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज नए नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं। वो है वैदिक काल। वैदिक काल वैदिक काल इसे हम सबसे पहले उन खंडों को में विभाजित करेंगे जिसका हमें अध्ययन करना है, और वह कौन कौन सा खंड है जिसके बारे में हम यहाँ पर जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं वह खंड क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कालखंड। दूसरा है इसका उत्पत्ति कैसे हुई, यानी वैदिक काल की उत्पत्ति कैसे हुई, किसके माध्यम से हुई, तो इसके बारे में आज जानेंगे कि उत्पत्तिकर्ता कौन थे, यानी इस वैदिक काल के उत्पत्तिकर्ता कौन थे। वैदिक उत्पत्तिकर्ता, ठीक है, उत्पत्तिकर्ता। इसके बाद फिर यहाँ पर चर्चा करेंगे कि स्रोत क्या है, यानी ये जो उत्पत्तिकर्ता थे इसके स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं, किन किन स्थानों से या किन किन क्षेत्रों से जो है इनका स्रोत, इनके बारे में हम जानेंगे। तो उसके बाद जो है हम इसके अंतिम रूप से जो है इसकी विशेषता जानेंगे कि इसकी विशेषता क्या थी जिसकी वजह से यह संस्कृत साम्य पर लक्षित होती है। माना यह जाता है कि वैदिक काल जो है का जो समय होता है वह समय जो है, जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा कि जो कालखंड का निर्धारित किया जा रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का कब से कब तक समय है, उस समय में हमने देखा था कि लगभग जो है यानी 1750 ईसा पूर्व तक जो है यह समय निर्धारित होता है। उसके बाद जो है एक नई संस्कृति वहाँ पर जन्म भी लेती है, जो है ताम्रपाषाणी संस्कृति की भी हमने चर्चा किया था, जो 1750-1500 के बीच में जो है। लेकिन यहाँ पर हम जो है सबसे पहले कालखंड देखेंगे कि वैदिक काल का जो कालखंड क्या था, यानी समय कब तक था, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो कालखंड में हम दो खंडों में विभाजित करते हैं वैदिक काल को।
कालखंड के दृष्टिकोण से जो है हम इसे वैदिक काल को जो है दो खंडों में विभाजित करते हैं। एक खंड कहा जाता है पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। यानी इस वैदिक काल को हम जो है दो भागों में विभाजित करते हैं। एक जो है पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अगर कालखंड की हम सीधी सीधी बात करते हैं तो इसका जो कालखंड है वह है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वह कालखंड लिखा जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो है 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो है 600 ईसा पूर्व तक इसका जो है समय निर्धारित किया गया है। तो आइए हम पूर्व वैदिक काल को जो है और उत्तर वैदिक काल का जो समय है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। पूर्व वैदिक काल जो है का जो समय है वह है 1500 से लेकर जो है 1000 ईसा पूर्व तक, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक जो है पूर्व वैदिक काल माना जाता है। और वहीं पर जो है उत्तर वैदिक काल जो माना जाता है वह जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर जो है 600 ईसा पूर्व तक जो है निर्धारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 1000 का मतलब है कि यहाँ तक आते आते लौह अयस्क के रूप में जो है यहाँ पर मिलना शुरू हो जाता है। यानी लोहे का जो आविष्कार की बात करते हैं वह लोहे का जो आविष्कार होता है वह 1000 ईसा पूर्व तक होता है। जहां पर अगर दो स्थलों की बात करें उस स्थल में जो है अतरंजी खेड़ा और दूसरा हस्तिनापुर जैसे स्थलों से जहां पर व्यापक रूप से अस्त्र बनाने का जो है कारखाने प्राप्त होते हैं। यानी यहीं से जो है लोहे का आविष्कार हो जाता है। और 600 ईसा पूर्व आते आते जहां पर 16 महाजनपदों का जो है उदय होता है और यहीं पर 16 जहां महाजनपद का जहां उदय होता है उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए यहीं पर जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो है सामने आने लगते हैं। तो आइए एक क्रम में हम जो है यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि जो है वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो है हमने बताया कि यहाँ पर किस प्रकार से जो है इसका कालखंड हुआ। अब आइए हम देखते हैं कि इसके उत्पत्तिकर्ता कौन थे, कौन वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने वैदिक काल की जो है शुरुआत की थी। चलिए आइए देखते हैं उत्पत्तिकर्ता। एक हेडिंग है उत्पत्तिकर्ता। ठीक है, अर्थात उत्पत्तिकर्ता कौन थे? आर्य, अर्थात सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 में इस बात का यानी इस शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का? आर्य शब्द का। तो यहां पर हम देखें कि उत्पत्तिकर्ता में जो आर्य शब्द लिखा जाता है, आर्य शब्द यानी आर्यों ने जो है वैदिक काल के जो है निर्माण किया है या वैदिक काल में जिसकी चर्चा की गई है वो आर्य थे। वो आर्य जो भारत से नहीं कर अभी तो कुछ अनेक ऐसे विद्वानों को मानना है कि ये अनेक स्थलों से आए थे, यानी किसी का मानना था, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे थोड़ी देर पहले बाद में। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आर्य शब्द आया यानी आर्य शब्द का सबसे पहले किस विद्वान ने प्रयोग किया था, तो आर्य शब्द का सबसे पहले जो है मैक्स मूलर ने, यानी मैक्स मूलर ने जो है आर्य शब्द का प्रयोग किया। और वह कब किया? 1853 में इसका प्रयोग किया। यानी वैदिक काल के जो उत्पत्तिकर्ता थे वो आर्य थे और इस आर्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है क्या करते हैं और मैक्स मूलर ने जो है किया था। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब आर्य शब्द का जो है अर्थ यानी वैदिक काल में जो है यानी वैदिक काल में भी ऋग्वैदिक काल में जो है वैदिक काल के ऋग्वैदिक काल में जो है आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया तो उसकी यहाँ चर्चा करेंगे कि आर्य। सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। आर्य का अर्थ है, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ
आर्य का अर्थ होता क्या है? आर्य का जो अर्थ है वह श्रेष्ठ होता है, और क्या होता है? वह श्रेष्ठ के साथ साथ कुलीन होता है। ठीक है, यानी जिसमें जो है उच्च क्वालिटी यानी उच्च महत्व के लोग होते हैं, उच्च महत्व के लोग होते हैं, उच्च आकांक्षाएं जिसकी होती हैं, और जो धन धान से परिपूर्ण होते हैं, ऐसे लोगों को जो है आर्य कहा गया। यानी विद्वता में और क्या कहते हैं, रंगों में, साथ साथ धन धान से परिपूर्ण, आज ऐसे लोगों को जो है आर्य कहा गया। अब आइए आर्य शब्द का, आर्य शब्द आर्य शब्द जो है एक भाषा सूचक शब्द है। यह भी याद रखेंगे, आर्य शब्द एक भाषा सूचक शब्द है। ठीक है, यानी आर्य जो है एक जो है भाषा सूचक शब्द है। ठीक है, इसके बाद जो है और भी यहाँ चीजें देखेंगे। आर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग 33 बार हुआ है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो आर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में जो है 33 बार हुआ है। तो इस यहाँ पर जो है आप इसको देखेंगे। सबसे पहले हमने वैदिक काल को जो है कई भागों में विभाजित किया, जिससे जो है इससे ये पता चले कि हमको क्या पढ़ना है, किनके बारे में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले कालखंड में, फिर उत्पत्तिकर्ता, फिर स्रोत, फिर विशेषता। यानी सबसे पहले कालखंड में अगर हम देखें तो वैदिक काल का जो कालखंड आता है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व में है। दूसरी बात यह है कि वैदिक काल को, यानी इस वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था। यानी एक था पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो कालखंड है वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। वहीं पर जो है उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक जो है इसका कालखंड आता है। अच्छा, इसके बाद इसके जो समय हमने देखा, समय की बातें मैंने की, तो वो बातें जो है फिर भी आगे चर्चा उसकी होगी। लेकिन यहाँ पर उत्पत्तिकर्ता इसके कौन थे? वैदिक काल के उत्पत्तिकर्ता, निर्माणकर्ता कौन थे? जैसे कि हमने बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल का में जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया, उसी प्रकार से जो है वैदिक काल को रखा गया। चलिए ठीक है, आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैक्स मूलर ने जो किया है। ठीक है, मैक्स मूलर ने किया। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। वहीं पर जो है आर्य शब्द एक भाषा सूचक शब्द है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग 33 बार जो है किया गया है। अब आइए यहाँ पर जो है हमने उत्पत्तिकर्ता देखा। यहाँ कुछ ऐसे विवाद हैं जो उस पर हम जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे, और वो विवाद है कि आर्य लोग भारत के ही थे या भारत से बाहर आए थे, यानी भारत से कहीं से, यानी विदेशी उनकी उत्पत्ति थी, यानी विदेश से आए थे, या भारतीय ही मिले के, यानी भारत के मूल निवासी थे। सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे एच.डी. कल्लर की। विद्वान एच.डी. कल्लर। देखिए, हम यहाँ उत्पत्तिकर्ता यानी उत्पत्ति की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इसके जो है उत्पत्ति की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि उत्पत्तिकर्ता जो थे, यहाँ एक बार और लिखते हैं, उत्पत्ति यानी इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये क्या भारत के निवासी थे या विदेशी थे? तो यहाँ पर एच.डी. कल्लर का मानना था कि ये कश्मीर से आए थे, यानी कश्मीर के निवासी थे, या हिमालय क्षेत्र या पहाड़ी हिमालय क्षेत्र, कश्मीर या हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों,
वहीं पर अगर हम डॉक्टर संपूर्णानंद की बात करें, डॉक्टर संपूर्णानंद, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, डॉक्टर संपूर्णानंद एक विद्वान थे, राजनीतिज्ञ भी थे। इन्हीं के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में जो है डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो संपूर्णानंद ने इस बात की चर्चा की कि आर्य लोग जो है सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। कहाँ से थे? सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब है जहां पर सातों नदियां जो है आकर मिलती हैं, यानी जैसे सिंधु है, सतलज है, चिनाब, रावी, झेलम, है ना, ब्यास आदि ऐसे जो है नदियां जो है का जो क्षेत्र है जहां पर जो है ये लोग आए और वहीं पर बसे, और वहां से ये लोग धीरे धीरे जो है क्या करते हैं, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जो है आए। तो इस प्रकार से इनका प्रसार जो हुआ वह जो है सप्त सैंधव प्रदेश से ही ये लोग आए हुए माने जाते हैं। तो वहीं पर जो है अगर हम बात करें डॉक्टर जी.एन. झा, डॉक्टर जी.एन. झा, डॉक्टर जी.एन. झा की अगर हम बात करें तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वहां पर देखेंगे इन्हीं के नाम से एक हॉस्टल भी है, डॉक्टर जी.एन. झा हॉस्टल, और उन्होंने ये कहा कि ये ब्रह्मर्ष प्रदेश से आए थे। ब्रह्मर्ष प्रदेश और ब्रह्मवर्त प्रदेश, दो प्रदेश ऐसे होते हैं जो आपके इतिहास के पन्नों में, प्राचीन इतिहास के पन्नों में जो है इसकी वर्णन किया गया है कि हम इसको बाद में चर्चा करेंगे कि ब्रह्मर्ष प्रदेश कौन सा है और ब्रह्मवर्त प्रदेश कौन सा क्षेत्र है। वो हम आपको भारत के मैप में इसकी हम चर्चा दिखाएंगे कि ब्रह्मर्ष प्रदेश कौन सा था और ब्रह्मवर्त प्रदेश कौन सा था। तो ब्रह्मर्ष प्रदेश से जो है डॉक्टर डी.एन. झा का मानना था कि ये ब्रह्मर्ष प्रदेश से आए थे, ब्रह्मर्ष प्रदेश से आए थे। ठीक है, वहीं पर अगर हम इसकी बात चर्चा करें डॉक्टर राजबली पांडे, यानी राजबली पांडे कहते हैं, राजबली, ये सब पूछे जाते हैं, आपसे पूछे गए हैं किसने कहा कि ब्रह्मर्ष प्रदेश के निवासी थे, किसने कहा सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी, किसने कहा कश्मीर का हिमालय क्षेत्र। तो राजबली पांडे कहते हैं कि ये मध्य देश से आए थे। देखिए, हमने ब्रह्मर्ष प्रदेश की मैं चर्चा नहीं किया, तो ब्रह्मर्ष प्रदेश का चर्चा इस यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पंजाब का पश्चिमी का जो क्षेत्र आता है, पंजाब यानी पश्चिमी पंजाब की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पश्चिमी पंजाब आपका जो है पाकिस्तान में पड़ता है। तो वहां पर हम इसकी मैप में चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में जो है। तो यहाँ पर ब्रह्मर्ष प्रदेश उन क्षेत्रों के सिंधु और क्या कहते हैं पश्चिमी पंजाब के जो क्षेत्र उसके साइड में आता है जहाँ पर तक्षशिला वगैरह है, वो क्षेत्र ब्रह्मर्ष प्रदेश, और ब्रह्मवर्त जो है राजस्थान और आपका जो है कुछ हरियाणा, इन सब क्षेत्रों को मिलाकर ब्रह्मवर्त कहा जाता है। और वहीं पर मध्य देश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र आता है, और प्लस उत्तरी भाग को लेते हुए उत्तर प्रदेश का कुछ भाग लेते हुए कुछ वहीं जो है आपका जो है क्या कहते हैं महाराष्ट्र का ऊपरी भाग यानी उत्तरी भाग को भी लेते हुए आता है, यानी विंध्याचल का जो उत्तर का साइड जो है, और इन क्षेत्रों को मिलाकर जो है मध्य देश जो है कहा जाता है। तो आइए देखते हैं बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं। जैसा कि आप इनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि पुणे के निवासी थे बाल गंगाधर तिलक, और ये जो है गण दल के नेता भी माने जाते थे। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का यह मानना था कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, यानी आर्यन कहां से आए थे, ये आर्यन कहां के निवासी थे, आर्यन मूल निवासी जो थे वो जो है उत्तरी ध्रुव के माने जाते हैं। अब बताइए उत्तरी ध्रुव, बात समझने का प्रयास करिए। उत्तरी ध्रुव कहने का मतलब है जैसे ये आपका जो है अगर देखें तो भारत में एक विश्व का ग्लोब है, ठीक है, विश्व का ग्लोब आप देख रहे हैं,
ठीक है। और अगर इसके बीच में हम एक लाइन खींच दें तो शायद थोड़ा सा कम बेसी है, इसको और सही से करते हैं। ये 0 डिग्री है, ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। इसको कहते हैं पश्चिम, इसको कहते हैं पूर्व, इसको पूर्व कहते हैं। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव, याद रखिए ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव। तो ये है उत्तरी ध्रुव यानी उत्तरी साइड, यानी उत्तरी ध्रुव कह सकते हैं। तो यहां से आए हैं और भारत है तो कहां पर? भारत यहाँ, भारत इस प्रकार से जो है यहाँ पर है और यहाँ से जो है ये भारत यहाँ। तो इस तरह से उनका यह मानना था कि बाल गंगाधर कहते हैं कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है कि ये कुछ विद्वानों को यह मानना था, जैसे ओल्डेनबर्ग का मानना है कि ये जो है पामीर के पठार से आए थे। पामीर का पठार अर्थात ऊपर आप देखेंगे भारत के ठीक ऊपर में, तो आप वहाँ देखेंगे पामीर का पठार अर्थात ओल्डेनबर्ग, ओल्डेनबर्ग। इनका यह मानना था ये लोग जो है यानी आर्य लोग जो है कहाँ से आए थे? आर्य लोग जो है पामीर के पठार, पामीर के पठार से आए थे। वहीं पर जो है कुछ विद्वानों का मानना था, जैसे दयानंद सरस्वती का यह मानना था ये लोग जो है तिब्बत के क्षेत्र से आए थे। तिब्बत जहां से जो है दलाई लामा प्रसिद्ध है, आइए देखते हैं। तिब्बती प्रदेश यानी तिब्बत का जो क्षेत्र है, तिब्बत अर्थात पामीर के पठार है उसके जो है पश्चिम साइड, उसके दक्षिण साइड में जो है आप देखेंगे तो वहां पर आपको तिब्बत का पठार मिलता है, जहां से जो है के बगल से ही कैलाश पर्वत आप दिखाई देगा और वहां से मानसरोवर झील है, उनसे जिसे कैलाश पर्वत के दर्शन भगवान शंकर का जो दर्शन करने लोग जाया करते हैं। तो तिब्बत का जो क्षेत्र है से स्वामी दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती का मानना है ये लोग जो है कहाँ से आए थे, यानी आर्य लोग कहाँ से आए भारत में? तो आर्य लोग जो है आर्य लोग कहाँ से आए? आर्य लोग जो दयानंद सरस्वती का मानना था कि ये लोग तिब्बत के क्षेत्र से भारत आए, ठीक है, तिब्बत के क्षेत्र से भारत। ठीक है दोस्तों, वहीं पर जो है अगर हम बात करें गार्डन चाइल्ड का, तो गार्डन चाइल्ड मानते हैं, गार्डन चाइल्ड इससे पूछा जाता है, आपको सवाल आया है। गार्डन चाइल्ड कहते हैं ये दक्षिणी रूस से आए, दक्षिणी रूस अर्थात वह क्षेत्र जहां पर जो है आप देखेंगे भारत के नक्शे में से अफगानिस्तान के बाद देखेंगे तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान और ये सब जो क्षेत्र है, तो दक्षिणी का जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में आता है। तो इन क्षेत्रों को जो है से आर्य भारत की तरफ है रुख किए थे। क्या कहते हैं, गार्डन चाइल्ड का मानना था कि लोग दक्षिणी रूप से भारत की तरफ आए थे। वहीं पर जो है मैक्स मूलर, जिन्होंने जो है आर्य शब्द का प्रयोग किया था, मैक्स मूलर का यह मानना था, मैक्स मूलर का मानना था कि ये लोग जो है यानी आर्य लोग कहाँ से आए? ये लोग आए बैक्ट्रिया से, बैक्ट्रिया अर्थात मध्य एशिया से।
ठीक है दोस्तों, बैक्टीरिया अर्थात जिसे मध्य एशिया भी कहा जाता है, मध्य एशिया यानी मध्य एशिया से आर्य लोग जो है भारत की तरफ आए। ठीक है, तो और भी यहाँ पर एक देखेंगे हर्ट और पिनाका जिनहुम का, जिनका ये मानना था कि ये लोग जो है जर्मनी से आए थे। एक लास्ट में देख लेते हैं, हर्ट व पिनाका, इनका यह मानना था कि आर्य लोग जो है जर्मनी से भारत की तरफ हो गए थे। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि आर्यों की जो उत्पत्ति करता है, या पहली बात उत्पत्ति करता कौन थे? आर्य, वैदिक काल की उत्पत्ति करता कौन थे? आर्य थे। आर्य लोग कहाँ से आए थे? तरह तरह के विद्वान, अलग अलग विद्वानों ने इस बात की चर्चा की कि किसी ने कहा कि आर्य लोग जो है उत्तरी ध्रुव से आए, अर्थात बाल गंगाधर तिलक। वहीं पर जो है तिब्बत के क्षेत्र से आए, दयानंद सरस्वती ने कहा। वहीं पर दक्षिण रूस की बात की, वो गार्डन चाइल्ड ने कहा। वहीं पर जो है मैक्स मुलर का मानना था कि आर्य लोग जो है मध्य एशिया से आए थे। कुछ विद्वानों का मानना था कि आर्य लोग जो है जर्मनी से आए, जैसे हर्ट और पिनाका। ठीक है, कुछ विद्वानों का मानना था कि जो आर्य लोग कश्मीर से के निवासी थे या हिमालय क्षेत्र से निवासी थे। तो इस तरह से तरह तरह के विद्वानों को जो है तरह तरह की मान्यता थी, जिसके कारण जो है ये स्पष्ट होता है, बाद में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वास्तव में ये जो है दक्षिण एशिया मध्य एशिया से ही ये लोग जो है भारत की तरफ दिए थे। इसकी जो है चर्चा मैक्स मुलर की जो है बातें ज्यादा से ज्यादा जो है मानने को प्रयास करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यही कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा विद्वानों ने यह चर्चा की कि वास्तव में आर्य जो है मध्य एशिया से ही आए थे। आइए आगे चलते हैं, हम स्रोत देखते हैं। इनका स्रोत क्या है, यानी वैदिक काल का अध्ययन करने के लिए किन किन स्रोतों की जो है आवश्यकता पड़ती है, तो उन स्रोतों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए तो स्रोत, आइए स्रोत देखते हैं। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और दूसरा है पुरातात्विक, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, वहीं पर जो है पुरातात्विक स्रोत को भी हम दो भागों में बांटते हैं। आज हम इसके भागों को विभाजित करते हैं। पुरातात्विक स्रोत, अभिलेखी साक्ष्य, अभिलेखी साक्ष्य क्या मिलता है इस पर हम चर्चा करेंगे। वहीं पर मृदभांड की चर्चा करेंगे कि इस समय कैसा मृदभांड पाया जाता था, उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आर्य लोग जो भारत में आए तो किस प्रकार का जो है मृदभांडों का जो है प्रयोग करते थे। वो मृदभांड जो पूर्व वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में लोग प्रयोग किया करते थे। तो पूर्व वैदिक काल के लोग पूर्व वैदिक काल, और यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से मृदभांड प्रयोग करते थे। तो आइए देखते हैं पूर्व वैदिक काल में, जिसको कहते थे गेरुवर्णी मृदभांड, जिसको कहते थे OCP अर्थात colored painted। उत्तर वैदिक काल में जो है
यहाँ पर गैर वर्णीय मृदुभांड था तो वहां पर जो है दूसरा था चित्रित धूसर मृदुभांड। यहाँ हम देखेंगे चित्रित धूसर मृदुभांड। चित्रित धूसर मृदुभांड जिसको हम PGW कहते हैं, या था पेंटेड ग्रे लेयर, PGW जिसको हम कहते हैं पेंटेड ग्रे लेयर अर्थात चित्रित धूसर मृदुभांड। तो इस प्रकार से अब अगले ही साक्ष्य में हम अगले दिन इसकी चर्चा हम करेंगे। और यहाँ पर हमने देखा कि उत्पत्तिकर्ता हमने देखा, कालखंड देख लिया, स्रोत की हमने चर्चा की कि स्रोत में हमको किन किन चीजों का अध्ययन करना है। स्रोत में हम साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत की बात किया। पुरातात्विक स्रोत को में भी हम दो भागों में विभाजित किया, इसकी हम चर्चा करेंगे अगले के साक्ष्य। उस समय जो है कौन सा ऐसा अभिलेख था जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि आर्यों और अनार्यों के बीच में कौन सा समझौता हुआ था। और अगले साक्ष्य में एक बात और भी यहाँ सामने आती है, वह होती है कि बोगोजकोई में एक अभिलेख मिलता है जो 1400 ईसा पूर्व का है। उस बोगोजकोई अभिलेख में जो है दो राजाओं का जो है आपस में समझौता होता है। उस दो राजाओं के समझौते के बीच में जो है दो देवताओं की बात आते हैं, चार देवताओं जो है इसके प्रमाणित के रूप में आते हैं, जो इंद्रमित्र नाशत्य वरुण आदि की चर्चा होती है। वहां पर जो है इन सब मतलब उनके प्रमाण के रूप में वो उसके बीच में आते हैं। ठीक है, आगे इसकी चर्चा होगी। मृदुभांडों में जो है उस समय जो है पूर्व वैदिक काल में जो मृदुभांड प्रयोग किए जाते थे वो थे ऑकर्ड कलर प्रिंटेड अर्थात गैर वर्णीय मृदुभांड, गेरुए रंग का जो है इसके मृदुभांडों के ऊपर जो है लेप था। वहीं पर उत्तर वैदिक काल में अगर हम बात करें तो चित्रित धूसर मृदुभांड अर्थात पेंटेड ग्रेवेयर अर्थात उस जो पात्र पाए गए हैं, जो घड़े पाए गए हैं, उस पर जो है चित्र अंकित की गई है और उसको जो है काले रंग का अंदर से काले रंग, ऊपर से जो है लाल का प्रिंट किया गया। तो ये पेंटेड किया गया है, पेंट किया जो है बर्तनों को बनाया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। उसके साथ साथ आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, और जिससे जो है हमें जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जो है मैटर दे सकें और हमें भी प्रोत्साहन मिल सके कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो है प्रश्नों को भी ला सकें जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।